हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लीवर डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी हमारे लीवर से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीवर हमारा है क्या। लीवर क्या है? यकृत। ठीक है, तो लीवर का काम क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लीवर के फंक्शंस क्या क्या हैं, और अगर लीवर हमारा सही से काम नहीं कर रहा तो इन सभी फंक्शंस में क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो लीवर में क्या है आपका, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो एक तो ये क्या करता है, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है ये। ठीक है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ये सब कहाँ जाते हैं, ये सब लीवर में जाते हैं, वहाँ जाकर के मॉडिफाई होते हैं, बदलते हैं ये। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से इनको मॉडिफाई किया जाता है, फिर ये यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया आपका, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया। ठीक है, गो टू द लीवर, और लीवर में जाएंगे ये सारे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसके जा करके मॉडिफाई होंगे वहाँ पे, बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से टूटेंगे और बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद यूटिलाइज होंगे ये। ठीक है, बॉडी में यूज़ होंगे। ठीक है, एक तो ये काम करता है, जैसे फूड है, फूड डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था, एब्जॉर्ब, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स, जो स्मॉलर इस छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में वो टूट जाते हैं, फिर सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। ठीक है, वहाँ से फिर वो लीवर के पास जाते हैं। फिर लीवर क्या करता है, मॉडिफाई एज पर नीड्स ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से लीवर उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन क्या है आपका, जो भी हमने प्रोटीन खाया है वो टूटेगा किसमें, अमीनो एसिड में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, यह अमीनो एसिड वापस में कंबाइन हो तो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड क्या है, जैसे हमने जो खाया, हमने प्रोटीन खाया था, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके टूट गया किसमें, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में क्या है, प्रोटीन की जरूरत होती है, तो वापस वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आप कहाँ जाएगा, वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू लीवर के पास जाएगा। लीवर उसे वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर वो हमारी बॉडी में प्रोटीन की तरह यूज़ होने लगेगा। यह अमीनो एसिड वापस में कंबाइन होकर आपस में यहाँ आपस होगा। ठीक है, आपस में कंबाइन होकर के प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, वापस ही क्या किसमें बनेगा, प्रोटीन बनेगा। यह प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर क्या बनाएगा, मसल्स बनाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गए, मसल्स हो गए, फिर यही प्रोटीन अलग अलग पार्ट्स में जा करके बनता है। ठीक है, अपना काम करता है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद जैसे लीवर जो है वो स्टोर करेगा ग्लूकोज को ऑन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, लीवर के अंदर हमारा ग्लूकोज जो है किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो जो हमारा ये लीवर में जो हमारा ग्लूकोज है वो भी क्या होता है, स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये हमने ये वाला पूरा पोर्शन किस में पढ़ा है, जब हम कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने ये वाला पूरा पोर्शन पढ़ा है। ठीक है, पूरा पोर्शन हमने तभी पढ़ा है। तो ये क्या है आपका, अगर आप देखो तो जो भी हम खाते हैं, ठीक है, खा करके हमने जो भी फूड लिया, वो फूड हमारी बॉडी में क्या हुआ, टूटा। ठीक है, किस में टूटा, वो अमीनो एसिड में टूटेगा, ग्लाइकोजन में टूटे, अमीनो एसिड में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा, और आपका फैटी एसिड्स में टूटेगा। ठीक है, और विटामिन तो उसमें टूटे हुए फॉर्म में ही होते हैं, तो वो सब कहाँ जाएंगे, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। ठीक है, अब अगर ग्लूकोज हमने ज़्यादा लिया है तो ग्लूकोज कहाँ जाएगा, हमारे लीवर में जाएगा, और किस में स्टोर हो जाएगा, ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लीवर में जाकर के, तो लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, तो अब वो जब स्टोर करेगा ग्लूकोज, तो जब भी अब वो स्टोर हो गया ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो जब भी आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी एनर्जी की, अब बॉडी में ग्लूकोज की कमी होगी, तो वो जो ग्लाइकोजन है वो वापस किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूट के हमारी बॉडी में क्या देगा, एनर्जी देने का काम करेगा। ठीक है, तो ये हमने ऐसा पढ़ा हुआ है अभी ये सब कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में। अब इसमें दो साइकिल थी, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनियोलिसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस में तो क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में किस में स्टोर होगा, आपके लीवर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ग्लाइकोजिनियोलिसिस, इसमें क्या होगा, जो आपका ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट होगा, ठीक है, इनटू ग्लूकोज इन लीवर। ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा लीवर में जाकर के। ठीक है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई हमारे ब्लड में, तो हम तब क्या होगा, मैंने पूरा आपको सिखाया था, इंसुलिन और ग्लाइकोज जो आपका ग्लूकागोन हार्मोन्स थे, ठीक है, उसका पूरा रोल मैंने आपको समझाया था। तो उसमें क्या होगा आपका, जो जब भी हमारे ग्लूकोज की कमी होगी तो क्या होगा,
ग्लूकोगोन हार्मोन जो होगा वो सीक्रेट होने लगेगा, और वो क्या करेगा, लीवर में जो भी आपका ग्लाइकोजन जो स्टोर है उसे तोड़ के किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और सेल्स हमारी जो ब्लड सेल्स हैं उसमें भेज देगा, ब्लड में भेज देगा, ताकि हमें वो सभी सेल्स तक पहुंच करके एनर्जी दे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, आपका जो लीवर है स्टोर होगा ग्लूकोज में ऑन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, लीवर हमारा ग्लूकोज में स्टोर होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, ब्रोकन इनटू ग्लूकोज व्हेन एनर्जी नीडेड, जब भी ग्लूकोज की जब भी ग्लूकोज की एनर्जी की ज़रूरत होगी, तभी यही ग्लाइकोजन जो है वो टूटेगा ग्लूकोज की फॉर्म में, हमारी बॉडी को क्या देने लगेगा, एनर्जी देना शुरू कर देगा। तो ये मेन फंक्शंस है हमारे किसके, लीवर की। ठीक है, फैट मैटर, अब फैट, ये तो हमारा ग्लूकोज का केस हो गया। दूसरा केस क्या है, फैट का केस और फिर प्रोटीन का केस। ठीक है, तो सभी केसेस में क्या होगा, ये सब कहाँ जाएंगे, फैट भी एब्जॉर्ब होगा और गो टू द लीवर, और लीवर में जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, और लीवर कन्वर्ट इट लिपोप्रोटीन, लीवर उसे किस में कन्वर्ट करेगा, लिपोप्रोटीन में करेगा। क्यों, क्योंकि वाटर जो है, फैट जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है। ठीक है, वाटर में इंसॉल्युबल है तो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड टू डिफरेंट एरियाज इन फॉर्म ऑफ द लिपोप्रोटीन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा फैट है, ठीक है, वो वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, तो वो उसको लीवर क्या करेगा, लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, लिपिड और प्रोटीन का साथ में बना करके कन्वर्ट कर देगा। और वहाँ कन्वर्ट करने के बाद उसको, जब वो कन्वर्ट करेगा लिपो और प्रोटीन को, तो वहाँ पे जा कर के फिर वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन के साथ वो ट्रांसफ़र हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है, फिर वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है बॉडी में, जहाँ जहाँ फैट की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, ये लीवर का जो लिपोप्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, फैट का लीवर के अंदर होता है। ठीक है, फिर फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड है, जब ये भी कहाँ बनेगा, ये भी हमारा लीवर में बन रहा है। फास्फोरस और लिपिड का साथ में जुड़ करके इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इतने काम फैट के उसमें कर रहा है वो लीवर। इसके बाद प्रोटीन मेटाबॉलाइज्म में क्या क्या काम करता है, देखो लीवर डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन कहाँ भेजना है और कौन सा प्रोटीन भेजना है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन भेजना है और कहाँ भेजना है, ये कौन डिसाइड करेगा, लीवर डिसाइड करेगा। ठीक है, फिर है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अगर देखो तो लीवर के पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, तो अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में उसका क्या क्या काम है, लैक ऑफ ग्लूकोज इन बॉडी। ठीक है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो लीवर क्या करेगा, अमीनो एसिड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम भी करेगा। ठीक है, प्रोटीन प्रोड्यूस अमीनो एसिड इन लीवर। ठीक है, प्रोटीन जो है हमारा काम अमीनो एसिड से कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। ठीक है, और जब भी ग्लूकोज की कमी होगी तो लीवर क्या करेगा, जो भी हमारा अमीनो एसिड है उसको भी एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी में भेज देगा। रिमूव नाइट्रोजन फ्रॉम अमीनो एसिड इन लीवर, ये क्या करता है, लीवर अमीनो एसिड से नाइट्रोजन को रिमूव करता है। ठीक है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को अलग अलग भी कौन करता है, और फिर उसे प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, कौन, लीवर। ठीक है, तो लीवर इतने फंक्शन प्रोटीन के साथ भी करेगा। एक तो क्या करेगा, जब भी बॉडी में कमी है तो लीवर अमीनो एसिड को कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा एनर्जी में, प्रोटीन भी अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाने का काम करेगा लीवर। ठीक है, रिमूव नाइट्रोजन फ्रॉम अमीनो एसिड इन लीवर, जो हमारा अमीनो एसिड में नाइट्रोजन लगा हुआ था उसको हटाने का काम भी लीवर करता है। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड को अलग करके उनसे प्रोटीन बनाने का काम भी कौन करता है, लीवर ही करता है। ठीक है, तो इतने काम हमारे लीवर करेगा। और मिनरल्स एंड विटामिन में क्या करेगा, मिनरल्स एंड विटामिन में हमारे क्या काम करता है, ये लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी। देखो आरबीसी जो मेन रोल है वो उसमें लीवर भी प्ले करता है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है 120 डेज़ की होती है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, उनकी जो टोटल डे लाइफ साइकिल होती है वो 120 डेज़ की होती है। ठीक है, डेड आरबीसी कैटाबोलाइज इन लीवर। ठीक है, तो जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं हमारी, ठीक है, ये कहाँ टूटती हैं, ये हमारे लीवर में जाकर के टूटती हैं। ठीक है, जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनको कहाँ भेज जाता है, लीवर में भेज जाता है, लीवर में जाकर के टूटेंगी फिर। ठीक है, लीवर इनमें से जो आयरन और अमीनो एसिड है उसको रिकवर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि आरबीसी किससे मिलकर बनी है, आयरन और हीमोग्लोबिन, और आयरन प्लस अमीनो एसिड, हीमोग्लोबिन इसी से मिलकर बनाया ना। तो ये क्या करेगा, जो हमारा लीवर है वो आयरन और अमीनो एसिड को
वापस ले लेगा जितना भी उसमें आरबीसी में लगा हुआ है, ताकि वो वेस्ट ना हो। और इसमें और लीवर क्या स्टोर करता है, आयरन और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को भी स्टोर करने का काम करता है। चलो इतना समझ में आया ना। इसमें क्या करेगा, जब भी आपकी आरबीसी की डेथ होने लगेगी तो वो लीवर के पास जाएंगे। लीवर क्या करेगा, उसमें से जितना भी आयरन और प्रोटीन है उसे वापस ले लेगा, ताकि वो हमारी बॉडी में वेस्ट ना हो, ठीक है। और दूसरा है, स्टोर करेगा आयरन और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को लीवर कन्वर्ट करेगा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट करने का काम भी लीवर करता है, ठीक है। फिर है हमारा कैटाबोलाइज टॉक्सिक मटेरियल एंड एक्सक्रीट फ्रॉम लीवर, ठीक है। जितनी भी टॉक्सिक मटेरियल हमने अपनी डाइट में ले लिए हैं, खराब चीज़ें, जहरीली चीज़ें, वो सब कहाँ जाएंगी, वो हमारे लीवर में जाएंगी। लीवर उसे क्या करेगा, बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक है। कैटाबोलाइज टॉक्सिक मटेरियल और एक्सक्रीट फ्रॉम लीवर से एक्सक्रीट कर दिया जाएगा जितनी भी फालतू की हमारी बॉडी में टॉक्सिक चीज़ें हैं, ठीक है। स्टोर आयरन इन फॉर्म ऑफ द फेरिटिन इन लीवर, ठीक है। और हमारी जो बॉडी लीवर है, लीवर में जो हमारा आयरन है वो भी हमारा स्टोर होता है। जो हमने वाला देखा था ना, जब आयरन वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था उसमें फेरिटीन बन रहा था। फेरिटीन किसे, प्रोटीन के साथ मिलकर बन रहा था ना फेरिटीन। आयरन और प्रोटीन मिलकर के क्या बना रहे थे, फेरिटीन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे थे आयरन का, ठीक है। तो यही क्या है, जब ये कन्वर्ट होंगे इस फॉर्म में तो कहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं, वो लीवर में कन्वर्ट हो रहा है, लीवर में ही वो स्टोर हो रहे हैं। तो ये आता है एग्जाम में कि लीवर में आयरन जो है कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, तो फेरिटीन की फॉर्म में स्टोर रहता है लीवर के अंदर। अब जब भी बॉडी को आयरन की ज़रूरत होगी तो ये फेरिटीन ही टूट करके वापस आयरन में कन्वर्ट होकर के हमारी बॉडी में यूटिलाइज होगा, ठीक है। ठीक है, तो लीवर में हमारे क्या क्या फंक्शन हो गए, ठीक है। एक तो ये न्यूट्रिएंट्स को कैटाबोलाइज करता है, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनियोलिसिस का जो प्रोसेस है वो यही होता है। प्रोटीन मेटाबोलाइज होता है, फैट एब्जॉर्ब करता है ये, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको मिनरल्स एंड विटामिन्स का मेटाबोलाइज होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा लीवर के अंदर होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लीवर डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो लीवर में क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। एक तो लीवर सेल को हम क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। लीवर सेल को हम क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, अल्कोहल एब्यूज़ हो सकता है, ड्रग एब्यूज़ हो गया, ओवरडोज ऑफ मेडिसिन, और हमारा इससे क्या होगा, लीवर जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई वायरल इन्फेक्शन आपको है, आप बहुत अल्कोहल पीते हो, ड्रग लेते हो, ठीक है, और मेडिसिन बहुत ज़्यादा लेते हो कोई भी, तो उससे आपका, क्योंकि सब कुछ कैटाबोलाइज होकर कहाँ जा रहा है, लीवर के पास जा रहा है, तो ये लीवर को डैमेज भी कर सकता है, ठीक है। लीवर डिजीज़ का एक्यूट फेज, यानी कि स्टार्टिंग का फेज क्या होगा, एक्यूट मतलब प्रारंभिक, ठीक है। एक्यूट मतलब शुरू में जो होता है, और क्रोनिक मतलब जो लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है। तो शुरुआती में क्या होगा, भूख कम लगने लगेगी, क्यों, क्योंकि आपका जो बिलिरुबिन है वो इफेक्ट होने लगा, ड्यू टू बिलिरुबिन इफेक्ट। और इससे क्या होगा, इफेक्ट इंटेस्टाइनल मैकेनिज्म, जिससे क्या होगा, आपका इंटेस्टाइन का मैकेनिज्म जो है वो इफेक्ट होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो एक्यूट फेज ऑफ लीवर डिजीज़, तो लीवर डिजीज़ का नहीं ये, हाँ ठीक है, लीवर डिजीज़ का एक्यूट फेज क्या है, आपको भूख कम लगना है, इन शॉर्ट, ठीक है। फिर है फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ लीवर डिजीज़, सबसे पहला इंडिकेशन क्या है लीवर डिजीज़ का। लीवर डिजीज आपको सबसे पहले होगी तो क्या दिखाई देगा, आपको जॉन्डिस दिखाई देगा, ठीक है, जिसे हम पीलिया बोलते हैं, ठीक है। जॉन्डिस आपको सबसे पहले दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा बिलिरुबिन है एक पिगमेंट है, ठीक है। बिलिरुबिन क्या है, एक पिगमेंट है, वो इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बिलिरुबिन क्या होता है, जो हमारी आरबीसी है, जो भी हमने देखा था ना, रेड ब्लड सेल 120 डेज में वो डिस्ट्रॉय होती हैं, ठीक है। और लीवर में क्या होती है, कैटाबोलाइज होती हैं, ठीक है। तो जब वो कैटाबोलाइज हो रही हैं, ठीक है, जब वो टूट रही हैं, तो उसमें से प्रोटीन, फैट और हीम आयरन जो है वो अलग निकल के आ रहे हैं। प्रोटीन निकल रहा है उसमें से, जब हमारी आरबीसी टूट रही है तो फैट निकल रहा है, और हीम जो है हमारा आयरन जो है वो निकल रहा है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमारी इसमें से निकल रही हैं। अभी कैटाबोलाइज हुई, ठीक है। जब ये कैटाबोलाइज होंगी तो इसमें से कैटाबोलाइज होके किसमें टूटे इसमें से क्या निकलेगा, बिलिरुबिन निकलेगा, ठीक है। इसमें से क्या निकलेगा, कैटाबोलाइज होती है और बिलिरुबिन भी इसमें से निकलता है, ठीक है। जो बिलिरुबिन एक पिगमेंट है, जब ये निकलेगा तो अगर आपका जो नॉर्मल लीवर फंक्शन कर रहा है, ठीक है, अगर आपका नॉर्मल लीवर जो फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल, अगर आपका लीवर नॉर्मल है, ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, तब क्या होगा, एब्जॉर्ब बिलिरुबिन बाय लीवर सेल्स, ठीक है। जब आरबीसी टूटेंगे तो उसमें से हमारा बिलिरुबिन भी निकलेगा, ठीक है, टूट करके। तो इससे क्या होगा, ये बिलिरुबिन क्या करता है, लीवर सेल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और उन्हें बाइल जूस के साथ, ठीक है, जो हमारे बाइल जूस होता है उसके साथ सीक्रेट कर देता है, ठीक है। तो बाइल जूस बनता है ना, लीवर में जितनी भी चीज़ें बन रही है वो कहाँ चली जाएंगी, बाइल जूस में चली जाएंगी, और वहाँ पर वो उनके साथ सीक्रेट हो जाएगा, ठीक है, और बॉडी से बाहर
निकल जाएगा। तो एक केस तो ये है, ये तो नॉर्मल केस है। लेकिन अगर हम देखें हमारा लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है, अगर हमारा सही से काम नहीं कर रहा है तब क्या होगा, तब आपका होगा आपकी जो लीवर की जो सेल्स हैं, ठीक है, कैन नॉट एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज बिलिरुबिन, ठीक है। तो जो लीवर की सेल्स हैं वो आपका बिलिरुबिन को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगी, ठीक है। जब वो बिलिरुबिन को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगी, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, तो वो क्या होगा, हमारे ब्लड में इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है, ब्लड में इकट्ठा होने लगेगा, जिसके चलते क्या होगा, जॉन्डिस जैसे सिम्टम आपको दिखाई देने लगेंगे। तो जॉन्डिस क्या है, कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि क्या है, वो एक सिम्टम है, ठीक है। समझ में आ गया। तो हमारा सिंपल है, जब आरबीसी टूटेंगी, ठीक है, तो उसमें से प्रोटीन, फैट और हीम आयरन निकलता है और कैटाबोलाइज होकर के वो क्या निकलेंगे, बिलिरुबिन बनाता है। बिलिरुबिन जब बना तो बिलिरुबिन अगर नॉर्मल है तो वो लीवर नॉर्मल, अगर हमारा लीवर कंडीशन जो है वो नॉर्मल है तो वो बिलिरुबिन क्या है, वो बाइल जूस के साथ लीवर उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। लेकिन अगर लीवर सही से काम नहीं कर रहा है तो लीवर की सेल्स उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी में घूमता रहेगा बिलिरुबिन, और इसमें जॉन्डिस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जॉन्डिस क्या है, पीले जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, टाइप ऑफ बिलिरुबिन, ठीक है। बिलिरुबिन भी हमारे 3 तरह का होता है, ठीक है। एक है आपका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, दूसरा है कंजुगेटेड बिलिरुबिन और तीसरा है यूरी बिलिनोजन, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका यूरोब्लिनोजन है, ठीक है, यूरोब्लिनोजन, ठीक है, नोजन, ठीक है, यूरोब्लिनोजन है आपका ये वाला, ठीक है, जो ये थर्ड वाला है, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह के हो गए, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, कंजुगेटेड बिलिरुबिन और यूरोब्लिनोजन, ठीक है, यूरोब्लिनोजन। अगर आपका नॉर्मल है सेल्स, ठीक है, नॉर्मल है आपका लीवर, तो हमारी बॉडी में 3 तरह के बिलिरुबिन बनता है नॉर्मल केस में, ठीक है। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, जब हमारा बिलिरुबिन जो है वो जब हेपेटोसाइट से बाहर है, इनसॉल्युबल होता है उस समय, और उस समय येलो कलर का नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि जब आपकी आरबीसी टूट रही हैं, ठीक है, आरबीसी टूटी, ठीक है, आरबीसी टूटी, आरबीसी टूटने के बाद उसके अंदर वो टूट के किस में क्या निकला, उसमें से बिलिरुबिन निकला, ठीक है, बिलिरुबिन निकला, ठीक है। तो बिलिरुबिन जब निकल तो गया है, लेकिन ये अभी हमारे हेपेटोसाइट से, यानी कि जो लीवर ने इसको एब्जॉर्ब नहीं किया है, तो उस बिलिरुबिन को क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। फिर दूसरा है कंजुगेटेड बिलिरुबिन। कंजुगेटेड बिलिरुबिन कौन सा होता है, जब आपका बिलिरुबिन हमारी हेपेटोसाइट्स क्या है, लीवर की सेल्स हैं, ठीक है। तो लीवर की सेल जब उसको एब्जॉर्ब कर लेगी तो वो कौन सा हो जाएगा, कंजुगेटेड बिलिरुबिन हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ बिलिरुबिन अकेला था, यहाँ बिलिरुबिन जो है अटैच हो जाएगा ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ, और एक नया बॉन्ड जो है, नया कंपाउंड जो है वो बना लेगा, ठीक है। और फिर मिक्सअप विथ बाइल जूस और यही क्या होगा, बाइल जूस के साथ मिक्स होके कहाँ जाएगा, आपका गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे ये सॉल्युबल और, ठीक है, वहाँ से ये कहाँ जाएगा, वहाँ से ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर सॉल्युबल एंड सीक्रेट बाय यूरिन, और यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, और स्टूल को येलो कलर भी यही बिलिरुबिन देता है, ठीक है। जो आपके वेस्ट मटेरियल येलो कलर का होता है उसका कलर भी यही बिलिरुबिन के कारण आता है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है आपका, और इसके बाद तीसरा वाला है यूरोब्लिनोजन, ठीक है। यूरोब्लिनोजन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड माइक्रोफ्लोरा, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो उसके साथ जुड़ जाता है ये, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और माइक्रोफ्लोरा के साथ ये जुड़ जाएगा, प्लस कंजुगेटेड बिलिरुबिन, तो क्या बनाता है वो, हमारा यूरोब्लिनोजन बनाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा वाला बिलिरुबिन बन जाएगा, यूरोब्लिनोजन वाला बिलिरुबिन बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा है यूरोब्लिनोजन बिलिरुबिन। तो हमारे पास कितने तरह के बिलिरुबिन हो गए, एक अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन हो गया जो कि लीवर सेल से बाहर है, फिर है कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो लीवर सेल्स के अंदर है, और जो जिसने ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ, ग्लूकोरोनिक एसिड हमने कब देखा था, ग्लूकोज का फालतू चीज़ है ये, ठीक है। ग्लूकोज जब टूट रहा है तो उसमें से एक चीज़ ग्लूकोरोनिक एसिड भी बन रही है, जिसे बॉडी को क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है, ठीक है। तो ये बिलिरुबिन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर मिक्सअप होगा बाइल जूस के साथ, ठीक है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ये क्या है, माइक्रोफ्लोरा के साथ जब जुड़ जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, यूरोब्लिनोजन बोलेंगे, ठीक है। और फिर यूरोब्लिनोजन जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, यूरिन और स्टूल को येलो कलर देगा और बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके हेल्दी लीवर में होता है, जब आपका लीवर सही से काम कर रहा है। लेकिन जब आपका लीवर डैमेज है भाई, ठीक है, तो अभी तो हमने हेल्दी लीवर वाले का बिलिरुबिन पढ़े कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके का बिलिरुबिन हमारा एक के बाद एक जाता है, ठीक है। अब ये है हमारा डैमेज लीवर का। तो डैमेज लीवर में क्या होता है, बिलिरुबिन कैन नॉट कन्वर्ट
इनटू कंजुगेटेड बिलिरुबिन और स्टेट अनकंजुगेटेड, ठीक है। मतलब कि जो आपका ये वाला बिलिरुबिन था, ठीक है, ये वाला बिलिरुबिन जो था ये जो है इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता। नॉर्मल लीवर में तो इसमें कन्वर्ट होगा, फिर इसमें कन्वर्ट होगा, बॉडी से बाहर आ जाएगा। लेकिन जो हमारा अगर आपका नॉर्मल लीवर काम नहीं कर रहा है तो ये वाला बिलिरुबिन इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसी के चलते हमारा क्या होगा, लीवर बिलिरुबिन जो है कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कंजुगेटेड बिलिरुबिन, और हमेशा क्या रहेगा, वो आपका अनकंजुगेटेड ही रह जाता है, ठीक है। अब अनकंजुगेटेड रह जाएगा तो हमारे पास क्या है, 3 तरह के जॉन्डिस होंगे। फिर इसके बाद ही हमें क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हमें तीन तरह के जॉन्डिस देखने को मिलेंगे। एक है आपका हेमोलाइटिक जॉन्डिस, दूसरा है हेपेटिक जॉन्डिस, तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है। 3 तरह के जॉन्डिस हमें देखने को मिलते हैं। तो हीमोलिटिक जॉन्डिस में क्या होता है, ये प्री हेपेटिक जॉन्डिस है, मतलब इससे पहले का जॉन्डिस है प्री हेपेटिक जॉन्डिस। इसमें जो आरबीसी हैं वो हेपेटोसाइट्स के बाहर ही टूटने लगती हैं, ठीक है, बाहर ही डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिससे और ज़्यादा इंक्रीज आरबीसी डिस्ट्रॉय, तो इससे क्या होगा, बिलिरुबिन भी ज़्यादा बनेगा। अब बिलिरुबिन ज़्यादा, अब आरबीसी हैं आपकी वो ज़्यादा टूट रही हैं, ठीक है, हेपेटोसाइट से बाहर ही बहुत ज़्यादा टूटने लगी हैं वो। तो जितने ज़्यादा टूट रही है उतना ही ज़्यादा क्या बन रहा है, उसमें से बिलिरुबिन बन रहा है। ऊपर से हेपेटोसाइट्स जो हमारी हेपेटोसाइट्स हैं वो उसको ले भी नहीं रही है, एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही है। तो बॉडी कैन कन्वर्ट सम लिमिटेड बिलिरुबिन, तो बॉडी कुछ ही जो लिमिटेड जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देगी यूरोबिलिनोजन में, लेकिन जो एक्स्ट्रा बिलिरुबिन है वो हमारी बॉडी में ही घूमता रहेगा, ठीक है। तो समझ में आया। हीमोलिटिक जॉन्डिस में क्या होता है, इसमें आपका जो आरबीसी हैं वो आपके हेपेटोसाइट से बाहर टूटने लगती हैं, और जब वो टूटती हैं तो कुछ को तो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जो हमारी सेल्स हैं लीवर की, कुछ को तो एब्जॉर्ब करके यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट कर देती हैं, और कुछ को वो नहीं कर पाती हैं, तो वो क्या बॉडी में ही घूमता रहता है। तो जब आपकी ज़्यादा आरबीसी टूटने लगे, ठीक है, तो हमारी क्या होगी, हीमोलिटिक जॉन्डिस होगा, ठीक है। दूसरा है हेपेटिक जॉन्डिस। हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होता है, आपका नॉर्मल बिलिरुबिन बट हेपेटोसाइट्स कैन नॉट कंजुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। अब यहाँ बिलिरुबिन तो ठीक बन रहा है, जैसे यहाँ तो ज़्यादा बनने लग गया था ना, पर यहाँ ठीक बन रहा है जितना बनना चाहिए था, लेकिन जो हमारी हेपेटोसाइट्स थी, जो हमारी लीवर की सेल्स हैं, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, कैन नॉट कंजुगेटेड बिलिरुबिन, उसे कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैन नॉट वाटर सॉल्युबल कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू यूरोबिलिनोजन, ठीक है। अब वो जब कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो वो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, वो उसमें यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वो हमारे ब्लड में ही घूमता रहेगा। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज प्लाज्मा बिलिरुबिन एंड एलानीन अमीनो ट्रांसफेरिन, ठीक है, ALT इसमें कन्वर्ट, ये सब हमारी बॉडी का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एस्पर्टेट और ट्रांस एमाइनेज, ठीक है, ये हमारी बॉडी के क्या है, ये हमारे बढ़ जाएंगे, ये केमिकल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, आपको जॉन्डिस देखने को मिलेगा, आपकी बॉडी में घूमता रहेगा ये बिलिरुबिन, ठीक है। तो जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस में पीलिया इसीलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइल जूस भी, जो आपका ये हेपेटिक जॉन्डिस है, ये आपकी बॉडी में जो हमारा बिलिरुबिन है वो घूम रहा होता है, ठीक है। फिर है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या होता है, कंजुगेटेड बिलिरुबिन कैन नॉट रीच टू स्मॉल इंटेस्टाइन, क्यों, क्योंकि जिस भी ट्यूब से वो जा रहा होता है, जिस भी नलियों से वो निकल के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, वहाँ पे ना रुकावट हो जाती है, जिसके चलते वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँच नहीं पाता है। जब क्या, कौन सा, जो आपका कंजुगेटेड बिलिरुबिन है, ठीक है, जो आपका ये वाला बिलिरुबिन है ना, ये वाला बिलिरुबिन है, ये वाला जो बिलिरुबिन है वो यहाँ पहुँच नहीं पाता है, ठीक है। तो जिसके चलते क्या होता है, यहाँ पर आरबीसी ठीक टूट रही है, आरबीसी कंजुगेटेड में, और जो बिलिरुबिन बन रहा है वो भी कंजुगेटेड में ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, जो कंजुगेटेड में आया है बिलिरुबिन वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुँच पाता है, ठीक है। कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है कैन नॉट रीच इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, किसी रुकावट के चलते। स्टोन हो सकता है, ठीक है, ट्यूमर हो सकता है, या डक्ट हो सकती है, कोई आपकी जो डक्ट है, जो नली है वो आपकी बंद हो गई हो, ठीक है, जिसके चलते आपका जो एक जगह से दूसरी जगह बिलिरुबिन को लेके जा रही थी वो पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कैन नॉट कन्वर्ट, अब यहाँ अब अगर बिलिरुबिन वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा तो कैन नॉट कन्वर्ट यूरोबिलिनोजन
ठीक है। अब यहाँ पे यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे आपका यूरिन और स्टूल का जो कलर है वो भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि येलो नहीं हो पाएगा ना, तो यूरिन और स्टूल का कलर भी आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो लीवर तो हमारा यहाँ हेल्दी है, पर पैसेज हमारा क्लियर नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है, ठीक है। जो जो नली हैं, जो ट्यूब्स हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह बिलिरुबिन को लेके जा रही है, उनमें कोई दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ लीवर तो आपका हेल्दी है, पर आपका जो ट्यूब्स हैं और जो पैसेज है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे कहते हैं, ये हमारे जॉन्डिस के टाइप थे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बिलिरुबिन हमने पढ़ा। बिलिरुबिन आपको समझ में आ गया होगा। पहले अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, जो वो सेल से बाहर है, जब वो सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है कंजुगेटेड बिलिरुबिन में, ग्लाइकोरोनिक एसिड के साथ कनेक्ट हो गया, अटैच हो गया है, और फिर कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 3 तरह के जॉन्डिस है। हीमोलिटिक जॉन्डिस, जब आपकी आरबीसी ज़्यादा टूट रही हैं, तो वो सेल के बाहर ही बहुत ज़्यादा टूटने लग गई हैं, वो तो आपके एक्स्ट्रा बॉडी में घूमता रहेगा। हेपेटिक जॉन्डिस में क्या है आपका, यहाँ आपका है जो आपके हेपेटोसाइट्स है वो सही से काम नहीं कर पा रही, ठीक है, तब आपको दिक्कत होगी। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या है, आपका जो पैसेज है वो क्लियर नहीं है, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है, ठीक है। फिर लीवर की दूसरी डिजीज़ है हेपेटाइटिस, ठीक है। अभी तो हमने जॉन्डिस के बारे में पढ़ा, अब है हमारा हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या है हमारा, हेपेटाइटिस आपने देखा ही होगा, अभी कुछ टाइम पहले हेपेटाइटिस बी के बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस चले थे, सभी को लगाए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों? क्योंकि उस समय हेपेटाइटिस का वायरस जो है वो काफ़ी फैल गया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका हेपेटाइटिस जो होता है वो फीकल ओरल रूट से आता है, फीकल ओरल रूट से हेपेटाइटिस आता है हमारा। ये एग्जाम में आ जाता है कि कौन किस रूट से आ रहा है। तो हेपेटाइटिस की जो वायरस है वो किससे आएगा, फीकल ओरल रूट से आएगा। फीकल मतलब लोग बाहर खेतों में फ्रेश होके जाते हैं, मक्खियाँ उन पे बैठती हैं, और वो फिर वो हमारे आके खाने पे बैठती हैं, तो वो जो उसके जो वायरस हैं वो कहाँ है, वो खाने और वाटर तक पहुँचा देती है, फिर हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फीकल ओरल रूट हो गया है, ठीक है। तो आपका फीकल ओरल रूट हो गया। आपका इन्फ्लेमेशन इन लीवर, इसमें क्या होगा, आपकी जो लीवर है, लीवर की सेल्स में जलन, इन्फ्लेमेशन, लीवर की सेल जो है वो डैमेज होने लगेंगी, ये वाली सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है हेपेटाइटिस में। लीवर वीक हो जाता है, डैमेज हो जाती है लीवर सेल, बिलिरुबिन कैन नॉट बी कंजुगेटेड। अब यहाँ भी क्या होगा, जब लीवर सेल ही डैमेज हो जाएंगी तो क्या होगा, बिलिरुबिन जो है वो कंजुगेटेड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ वायरस, किसके कारण होता है, वायरस के इन्फेक्शन के कारण ये होता है। तो यहाँ भी आपको पहले क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस के सिम्टम देखने को मिल जाएंगे हेपेटाइटिस से पहले, ठीक है। फिर है आपका हेपेटाइटिस ए, इसके अंदर आपका हेपेटाइटिस ए है, ठीक है। हेपेटाइटिस बी एंड सी है, ये अलग अलग तरीके के हेपेटाइटिस हैं, ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए है, ये आपका क्या होता है, ये भी आपका फीकल ओरल रूट के थ्रू आता है, हेपेटाइटिस ए, ठीक है। ये एक्यूट फेज है, एक्यूट फेज मतलब जल्दी पता चल जाता है, तुरंत आता है और चला जाता है। हेपेटाइटिस ए वी वायरस हम इसको बोलते हैं, और ये इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, मतलब इन्फेक्शन के थ्रू होता है हेपेटाइटिस ए, ठीक है। एक्यूट फेज है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। फिर है हेपेटाइटिस बी एंड सी, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस, ये एक्यूट टू क्रोनिक होता है, मतलब ये लंबे समय तक खिंच सकता है भाई, इसीलिए बी वाले से डेथ भी हुई है लोगों की, ठीक है। कंप्लीटली डैमेज टू लीवर सेल एंड डेथ, ये क्या कर देता है, हेपेटाइटिस बी और सी वाले जो वायरस हैं, ये अलग अलग तरीके के वायरस हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी एंड सी का वायरस, ठीक है। ये क्या कर देता है, आपकी सेल को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है, ठीक है, डैमेज कर सकता है। इसके चलते आपकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, कौन सी सेल को, लीवर की सेल को, ठीक है। बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये किसके थ्रू हो सकता है, ये तो ओरल फीकल रूट के थ्रू हो रहा था, ये आपका होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि आपने किसी हेपेटाइटिस बी और सी वाले जिसके बॉडी का में किसी के है और आपने उसका ब्लड अपनी बॉडी में ले लिया, तो तब ये हो सकता है। इम्प्रॉपरली स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, मतलब कि आपने किसी की बॉडी की सीरींज को अपनी सीरींज में लगा लिया, ठीक है, उसके कारण हो सकता है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कारण हो सकता है ये, ठीक है, कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट किसी ने यूज़ किया, फिर हमने उसको भी यूज़ कर लिया, ठीक है। डेंटल ड्रिल्स, अगर आपने दांतों में कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो तो डेंटल ड्रिल्स आती है। अब किसी हेपेटाइटिस वाले का ट्रीटमेंट हुआ इस ड्रिल से, फिर आपका भी ट्रीटमेंट हो गया, तो ये होने के चांसेस हैं। ब्लड के थ्रू होता है ये, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड सलाइवा के थ्रू भी ये वाला हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरह फैलता है। ये बिल्कुल वैसे ही फैलेगा हेपेटाइटिस बी और सी जैसे HIV फैलता है, देखो सारे केस वही हैं, ठीक है, जैसे HIV फैलता है ना, HIV भी इसी तरीके से फैलता है, ठीक। जबकि हेपेटाइटिस ए किससे फैल रहा है, फीकल ओरल रूट से फैल रहा है, ठीक है।
इसके बाद है हेपेटाइटिस डी। ठीक है, हेपेटाइटिस डी क्या है आपका, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस डी वायरस जो है इनएक्टिव शो व्हेन हेपेटाइटिस बी वायरस, वैसे तो ये इनएक्टिव ही रहता है, लेकिन अगर आपको हेपेटाइटिस बी हो गया है तो उसके बाद ये आपकी बॉडी को, वैसे ही बॉडी वीक है आपकी हेपेटाइटिस बी के चलते, बची खुची ये भी डैमेज कर देता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस डी जो है आपका, ये तब इफेक्ट डालेगा आपके अंदर जब आपके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस पहले से हो। ठीक है, तो नहीं तो ये क्या रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। हेपेटाइटिस डी वायरस जो है एक्टिवली शो विद हेपेटाइटिस बी, तो एक्टिविटी किसके साथ दिखाता है, ये हेपेटाइटिस बी के साथ एक्टिविटी दिखाता है। को इन्फेक्शन भी बोलते हैं हम इसे। हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस एक साथ अगर हो जाए तो ये ज़्यादा डैमेज करेगा। ठीक है, सुपर इन्फेक्शन भी आप इसे बोल सकते हो। पहले ही क्या है, क्योंकि बी वायरस ने आपकी बॉडी डैमेज कर रखी है, अब जो दूसरी डैमेज कर रहा है वो डी वायरस भी आ गया है, वो भी आपको डैमेज कर रहा है, तो इससे क्रोनिक फेज में आप जा सकते हो। ठीक है, फिर है हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई आपका ये भी क्या है, ओरल फीकल रूट से आता है और ये एक्यूट से क्रोनिक के फेज में होता है। तो ये हमारे क्या है, ये आपके हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये इतने हेपेटाइटिस हमारे पास हैं। तो ए तो आपका ओरल फीकल रूट से आया, एक्यूट है, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, ठीक हो जाता है। बी और सी सीरियस वाला है, एक्यूट टू क्रोनिक है, इसमें डेथ भी हो जाती है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी वैसे इनएक्टिव फॉर्म में है, को इन्फेक्शन में है, सुपर इन्फेक्शन में तब काम करेगा ये जब पहले से आपकी बॉडी बी ने वीक कर रखी है। और हेपेटाइटिस ई जो है ये ओरल फीकल रूट से आता है, एक्यूट से क्रोनिक स्टेज में ये भी होता है। तो इतने तरह के हेपेटाइटिस के वायरस चल रहे हैं। ठीक है, फिर लीवर सिरोसिस। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है लीवर सिरोसिस। ठीक है, तो हमने दो डिजीज़ पढ़ ली इसमें। एक हमने पढ़ा जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस पढ़ा हमने। जॉन्डिस के बाद हमने पढ़ा हेपेटाइटिस बी, ए बी सी डी ई। फिर अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट है लीवर सिरोसिस। तो अब लीवर सिरोसिस क्या है। ठीक है, लीवर सिरोसिस में क्या होता है, अगर आपका जो हेपेटाइटिस है वो आपने सही टाइम पे क्योर नहीं किया है, उसको ठीक नहीं हुआ है वो, तो इससे क्या होगा, आपकी लीवर सेल जो है ना वो और भी ज़्यादा आगे जाकर के डैमेज होनी शुरू हो जाएंगी, तो जिसके चलते क्या होगा, आपको सिरोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, सिरोसिस में क्या होता है, स्कारिंग इन लीवर सेल्स एंड फाइब्रस टिश्यूज़। ठीक है, तो आपके जो लीवर सेल्स हैं उसमें क्या होगा, फाइब्रस टिश्यूज़ जो हैं वो इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, पहले स्कारिंग शुरू होगा, फिर फाइब्रस टिश्यूज, मतलब उसमें घाव होने शुरू हो जाएंगे, एक तरह से उसमें रेशे बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसको फिर क्या होगा, फाइब्रस सेप्टा बनना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे फाइबर्स हैं वो थोड़े हार्ड होने लगेंगे और फिर उसमें नॉट बनने लगेंगे, मतलब गांठें बनने शुरू हो जाएंगी उसके अंदर। तो आप सोचो लीवर के ऊपर, सेल्स के ऊपर गांठें बनने लगेंगी तो कैसे चलेगा। ठीक है, और ये लीवर सेल जो है वो डैमेज हो, यहाँ पे फिर डैमेज हो जाएंगी लीवर सेल्स और इन्फ्लेमेड हो जाएंगी। ठीक है, खराब होने लगेंगी, डैमेज होने लगेंगी। इनएक्टिव फंक्शनल एबिलिटी ऑफ लीवर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रॉय फंक्शंस। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपकी लीवर की जो सेल्स हैं जो आपके, इससे आपको क्या होगा, आपकी जो इनएक्टिव फंक्शनल एबिलिटी ऑफ लीवर की जो काम करने की क्षमता है वो ख़राब होने लगेगी, वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाएगा और फंक्शन जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे लीवर के। ठीक है, फिर है लास्ट स्टेज ऑफ लीवर इंजरी एंड डीजनरेशन। उसके बाद आपकी लास्ट स्टेज आएगी, ये सारी स्टेजेस हैं। ठीक है, नॉट बनने के बाद आपकी जो लीवर के जो फंक्शंस थे वो होने कम हो गए। ठीक है, काम करने कम कर दिया लीवर ने। उसके बाद लास्ट स्टेज ऑफ लीवर इंजरी एंड डीजनरेशन आ जाएगा, बिल्कुल बुरे तरीके से आपका लीवर जो है वो डैमेज हो चुका है। ठीक है, फिर है मैक्सिमम लीवर डैमेज। आप बस आपका लीवर लास्ट स्टेज में है, पूरी तरीके से डैमेज वो हो चुका है। फिर लीवर फेल हो जाएगा। ठीक है, लीवर फेल हो जाएगा और फेल हो जाने के बाद जो आपके सेल्स हैं उसमें जो आपका फाइब्रस टिश्यूज और फैट जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, तो आपका लीवर पूरी तरीके से क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे लीवर सिरोसिस की स्टेजेस हैं। कॉजेज ऑफ लीवर सिरोसिस में हमारे क्या हो सकता है, कॉजेज ऑफ लीवर सिरोसिस में एक तो आपका निगलेक्टेड एक्यूट एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस। आपका क्रोनिक हेपेटाइटिस या एक्यूट हेपेटाइटिस है, आपने उसको सही से ट्रीट नहीं किया है, उसे निगलेक्ट कर दिया है। ठीक है, ज़्यादा अल्कोहल, भाई जो लोग बहुत शराब पीते हैं उनको फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, फिर है मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। ठीक है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर भी हो सकता है भाई, मतलब कि आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स है उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से नहीं हो रहा है, जैसे एक विल्सन डिजीज़ होती है। ठीक है, विल्सन डिजीज़ में बहुत ज़्यादा है नहीं, एग्जाम में आती है, तो मैंने छोटी सी यहीं लिख दी है। ठीक है, अलग से नहीं किया है इसको। तो ये भी आपका क्या है, लीवर डिजीज़ का एक रीज़न है।
तो विल्सन डिजीज़ में क्या होता है, ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। जो हमने जेनेटिक में पढ़े थे ना, ऑटोसोम्स, उसका रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव में क्या बताया था, अगर दोनों पेरेंट्स में है तो इफेक्ट करेगा, एक पेरेंट्स में है तो हमारे अंदर रहेगा लेकिन इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक्यूमुलेट मोर कॉपर इन ब्लड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कॉपर है हमारी बॉडी में, ठीक है, कॉपर है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। जब वो इकट्ठा होगा ज़्यादा तो हमारा जो स्टोरेज है और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इफेक्ट हो जाएगा, और ये जो डिपोजिशन है वो कहाँ होने लगेगा, लीवर में कॉपर जमा हो जाएगा, लीवर की सेल्स में, ठीक है, और बॉडी पार्ट्स में भी कॉपर जमा हो जाएगा, जिसके चलते भी सिरोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब सेल्स के ऊपर आपके क्या जमा हो गया, कॉपर जमा हो गया है, ठीक है। कॉपर आपको पता ही है फूड आइटम्स में पाया जाता है, जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए थोड़ा बहुत कॉपर जरूरी भी होता है, एक मिनरल है ये, ठीक है। तो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन जब हम इसे खा रहे हैं तो खाने के बाद क्या होगा, ये अगर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हम अपनी डाइट में ले रहे हैं और बॉडी में ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, सही से मेटाबॉलाइज नहीं हो पा रहा है, बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो इससे क्या होगा, ये हमारी बॉडी में ही स्टोर होने लगेगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन सब एबनॉर्मल हो जाएगा और लीवर में और सेल्स में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा लीवर सिरोसिस का विल्सन डिजीज़ है, ये याद रखनी है आपको, क्योंकि एग्जाम में आती है कि विल्सन डिजीज़ किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो एग्जाम में आने वाली है ये। दूसरा, ये मैंने छोटा सा ही था तो मैंने इसको यहीं फिट कर दिया है, ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो मेन आपको याद रखना है कि कॉपर इसमें बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता और इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। तो ये आपका 3 कॉजेज़ हैं आपके, जिसके चलते लीवर सिरोसिस होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आएगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में आपके क्या क्या आता है किसके, लीवर सिरोसिस के, ठीक है। तो लीवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, असाइटिस, ठीक है। इसमें एक असाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। असाइटिस क्या होता है, आपका जो रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन एब्डोमिनल एरिया, जो आपका एब्डोमिनल एरिया है, टमी वाला एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर इकट्ठा होना शुरू कर देता है, यानी कि एक तरह से इडिमा वाली प्रॉब्लम, ठीक है, टमी एरिया में। तो रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन एब्डोमिनल एरिया, ठीक है, कोई भी फ्लूइड जो है आपके एब्डोमिनल एरिया में इकट्ठा होना शुरू कर देता है, उसे असाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें असाइटिस में हमारे किस किस के कारण हो सकता है, एक तो ये पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है, जो आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उसके कारण हो सकता है। तो जो आर्टरीज और वेन्स हैं जो लीवर को कनेक्ट करती है, उनमें क्या है, हाई प्रेशर है, तो जिसके चलते क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। एक तो इस कारण से असाइटिस हो सकता है आपको। दूसरा, हाइपो एल्ब्यूमिनिया के कारण हो सकता है, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो है वो आपका डिस्टर्ब है, जिसके चलते ऑस्मेटिक प्रेशर ही डिस्टर्ब हो जाए। ये बिल्कुल इडीमा वाला केस है, इडीमा में भी तो ये हो रहा था ना, पीएम में हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो सही से काम नहीं कर रहा था, वो डिस्टर्ब हो जा रहा था, ठीक है। रीनल डायसफंक्शन, अगर आपका रीनल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यानी कि आपका जो किडनी है वो सही से काम नहीं कर रही है, तो इन तीनों कारण के चलते हमारा जो फ्लूइड है एब्डोमिनल एरिया में वो इकट्ठा हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेन रीज़न हमारे हो गए हैं एसाइटिस के। फिर है ईसोफेगस वेरिस, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है ये सिरोसिस के कारण होती हैं सब चीज़ें, ठीक है। एसाइटिस हो सकता है सिरोसिस के कारण, ईसोफेगस वेरिसिस हो सकता है। इसमें क्या होगा, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। कहाँ की ब्लड वेसल, हमारी ईसोफेगस की। ईसोफेगस क्या होती है, आपकी ग्रास नली, जो आपके स्टमक को आपकी गले से जोड़ती है, ठीक है, आपके माउथ से आपके स्टमक को जोड़ती है, वो क्या होती है, आपकी ईसोफेगस होती है, उसमें आपकी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि आपको हाई बीपी है ना, पोर्टल हाइपरटेंशन है, जिसके चलते फोर्सेस होने लगता है और जो ब्लड है वो ब्लड का लीकेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपको ईसोफेगस आपकी क्या होने लगेगी, डैमेज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर हेपेटिक कोमा एंड हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, ये आप हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में क्या होता है, आपका जो ब्रेन है ना वो भी दिमाग आपका जो है खिसकने लगेगा, ठीक है। आपका जो डैमेज है वो ब्रेन डैमेज होने लगेगा। डिस्टर्ब ब्रेन कोऑर्डिनेशन, ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। चेंज इन मेंटल स्टेट में बदलाव देखने को मिलेगा, आपके दिमाग में आपको थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ड्यू टू द इनकरेक्ट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आपको क्या होगा, कॉन्शियस पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर देखने को मिलेगा ड्यू टू द इनकरेक्ट मेटाबॉलिज्म के कारण। न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम भी हमारे इसमें देखने को मिलती है। न्यूरोसाइकेट्रिक जो है ये किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो लीवर डिजीज़ के कारण हमें न्यूरो मतलब ब्रेन, ठीक है, साइकेट्रिक मतलब थोड़ा सा दिमाग जो है आपका, आप कंफ्यूज से, परेशान से, इस तरीके के रहोगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने की मिलती है। तो अगर आपको लीवर सिरोसिस है तो एक तो आपको क्या क्या डाइटरी मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है। डाइटरी क्या क्या मैनेज करोगे आप,
मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ठीक है, आपको एक तो न्यूट्रिशन अपना ठीक रखना है। प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी प्रोटीन टिश्यू, जो आपकी बॉडी के जो प्रोटीन टूट रहा है, टिश्यू जो टूट रहा है उसको बचाना है टूटने से, ठीक है। इडिमा और एसाइटिस को कंट्रोल करना है, ठीक है। प्रिवेंट सिम्टम ऑफ इंसेफेलोपैथी, ठीक है, जो आपका इंसेफेलोपैथी है इसको भी आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो मेन टारगेट तो आपके ये है कि ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए आपके लीवर सिरोसिस में, ठीक है। अब है लीवर मेन फंक्शन इफ़ डैमेज, ठीक है। लीवर मेन फंक्शन क्या है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म करना, ठीक है। लीवर का मेन फंक्शन क्या है, न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म करना, मतलब उन्हें तोड़ना, उनको जोड़ना, ये काम आपका कौन करता है, लीवर करता है, ठीक है। फिर अगर वो डैमेज है तो माल न्यूट्रिशन होगा, फिर आपको अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन आपको एक तो लीवर ही सही से काम नहीं कर रहा तो आपके न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और आपको अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या है, डिक्रीज इंटेक ऑफ फूड का जो इंटेक है वो आपका घट जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इंटेक ऑफ फूड, एनोरेक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, अनपैलेटेबल डाइट और ड्रग यूज, ठीक है। तो ये सब क्या हो सकते हैं आपके, आप खुद ही खाना कम कर दोगे, क्योंकि एक तो आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, एनोरेक्सिया है, आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग है, ठीक है। अनपैलेटेबल डाइट, क्योंकि डाइट भी आपको ऐसी मिलेगी जब आपको लीवर डिजीज़ होंगे कि बिल्कुल उबला हुआ खाना, ठीक है, तो वो भी आपका मन नहीं करेगा। साथ ही साथ ड्रग्स आप जो खा रहे हो, दवाइयाँ जो खा रहे हो, उसके चलते क्या होगा, आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो एक तो अंडर न्यूट्रिशन इसलिए भी होगा क्योंकि इंटेक ही कम हो गया है आपका, ठीक है, खाना खाने का मन ही नहीं है। दूसरा, इम्पेयर्ड डाइजेशन एब्जॉर्प्शन शुड ऑल्सो रिजल्ट ड्यू टू पैनक्रियाटिक इनसफिशियंटी, बाइल जूस इनसफिशियंसी और इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इन सब के कारण भी क्या होगा, आपका जो अंडर न्यूट्रिशन है वो आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो भी तो खराब हो रहा है ना। अगर आपका लीवर सही नहीं है तो आपका बाइल जूस नहीं बनेगा, बाइल जूस नहीं बनेगा तो बाइल जूस क्या करता था, आपकी जो फैट है, फैट को तोड़ने का काम करता था, वो सब भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी तो आपकी इफेक्ट कर रही है ना, तो बाइल जूस नहीं बनेगा, जिसके चलते आपका फैट का जो टूटने का काम था वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज इंक्रीज एनर्जी रिक्वायरमेंट, और आपका बॉडी एक तो ख़राब है, बॉडी के सेल डैमेज हो रहे हैं तो आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, लेकिन आप खाना खा नहीं रहे हो, ठीक है, आपको डाइट अच्छी मिल नहीं रही है, आपकी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स नहीं कर पा रही, तो एक तो आप और भी ज़्यादा अंडर नरिश हो जाओगे, ठीक है। इनसफिशिएंट प्रोटीन सिंथेसिस, और बॉडी में प्रोटीन सही से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि लीवर ही बनाता है प्रोटीन। अब अगर प्रोटीन ही सही से नहीं बन रहा तो आप किस में आ जाओगे, अंडर नरिशमेंट में आ जाओगे, ठीक है। और डाइटरी मैनेजमेंट में आपको क्या बढ़ाना है, आपको एक तो हाई कार्बोहाइड्रेट लेना है, प्रोटीन हाई लेना है, और जो आपका मॉडरेट फैट लेना है, ठीक ठीक अमाउंट में आपको क्या लेना है, एक फैट भी लेना है, कम कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट आपको कितना लेना है, 300 से 500 ग्राम तक का आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है लीवर सिरोसिस में, लीवर डिजीज़ में। प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ताकि आपका कार्बोहाइड्रेट अगर आपकी बॉडी में होगा तो प्रोटीन जो है वो नहीं टूटेगा, ठीक है। आपको पता ही है, जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी से ख़त्म हो जाता है तो प्रोटीन अपना काम छोड़कर टूटना शुरू कर देता है एनर्जी देने के लिए, लेकिन हमें उस कंडीशन तक नहीं पहुँचना है, क्योंकि वो बॉडी के लिए और भी ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन है। तो हमें प्रोटीन को बचाना है, इसके लिए हमें अच्छा एक मेंटेन अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का रखना होगा, ठीक है। इंक्रीज ग्लाइकोजन स्टोर, ठीक है, ग्लाइकोजन के स्टोर को आपको बढ़ाना है टू इम्प्रूव द फंक्शन एंड प्रोटेक्ट द लीवर अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। कैसे ग्लाइकोजन के स्टोर को बढ़ाना है, हमें लीवर के इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो आपके फंक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग एंड प्रोटेक्ट द लीवर अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, ताकि हमें जो भी हमारे लीवर में इन्फेक्शियस डिजीज उससे हम बच सकें, ठीक है। फिर प्रोटीन है हमारा, मॉडरेट प्रोटीन इंटेक, ठीक ठीक प्रोटीन इंटेक लेना है आपने। प्रिवेंट नेगेटिव N2 बैलेंस, मतलब बहुत ज़्यादा N2 बैलेंस हमें नहीं गड़बड़ाना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता था, नाइट्रोजन को अमीनो एसिड से अलग करने का काम करता है लीवर, लेकिन अब यहाँ पे हमारा लीवर सही काम नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना है, प्रोटीन उतना ही लेना है कि बहुत ज़्यादा जो है नाइट्रोजन बैलेंस बिगड़े ना बॉडी का, ठीक है। अदरवाइज मे लीड टू हाइपोप्रोटीनीमिया, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आपको हाइपोप्रोटीनीमिया वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ठीक है, अगर आप प्रोटीन बहुत कम कर दोगे तो प्रोटीन आपको कितना लेना है, 1.5 to 2.0 किलोग्राम पर बॉडी वेट आपको लेना है, ठीक है। हाई प्रोटीन बेवरेजेस लेना है बिटवीन मील्स के, ठीक है, मील्स में बीच बीच में आपको क्या करना है, अच्छे प्रोटीन के बेवरेजेस लेना है। बेवरेज मतलब लिक्विड डाइट आपको प्रोटीन की लेनी है, ठीक है। फिर है फैट, नॉट बी सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड। फैट आपको ऐसा नहीं है कि आप पूरा हटा दो, ठीक है, सारा नहीं हटाना है। 20% ऑफ द टोटल कैलोरी शुड बी फ्रॉम द MCT,
फ्रॉम फैट, ठीक है। तो आपके जो 20% कैलोरी आपको किससे देनी है, फैट के थ्रू देनी है। कार्बोहाइड्रेट तो देना ही देना है, उसमें जो 20% कैलोरी होगी वो किसके थ्रू आनी चाहिए, फैट के थ्रू आनी चाहिए आपको, ठीक है। MCT मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स आपको यूज़ करने हैं। मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हमने पढ़े हैं जब फैट पढ़ा था, क्यों, क्योंकि ये थोड़े छोटे फॉर्म में होता है, आसानी से टूट जाते हैं और डाइजेस्ट हो जाते हैं आसानी से, ठीक है। जैसे फैट, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बटर, ठीक है। बटर क्या है आपका, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। तो घी ना देके हम इसमें क्या दे सकते हैं, बटर दे सकते हैं, ठीक है। इजीली डाइजेस्टेड और एसिमिलेबल हो जाए, बॉडी में अच्छे से यूज़ हो जाए, ठीक है। मिनरल्स है, सोडियम को हमें कम करना है, क्यों, क्योंकि वैसे ही आपको एडिमा है ना, हाई BP की प्रॉब्लम हो रही है, एडिमा हो रहा है, तो उसके चलते क्या हो जाएगा, सोडियम अगर हुआ तो वो और भी ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना है, कम करना है। फिर है डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ लीवर सिरोसिस, ठीक है। अब ये वाला जो है ये लीवर डिजीज़ के थे, ठीक है, हेपेटिक कोमा और लीवर डिजीज़ के। अब लीवर सिरोसिस में हमारा क्या क्या डाइटरी मैनेजमेंट है, लगभग सेम से ही है। अनकॉम्प्लिकेटेड हेपेटिस और लीवर सिरोसिस विदाउट इंसेफेलोपैथी। अगर आपका डाइटरी मैनेजमेंट और लीवर सिरोसिस, अगर आपका जो हेपेटिस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, तो और सिरोसिस विदाउट इंसेफेलोपैथी है, मतलब सिरोसिस तो है पर अभी इंसेफेलोपैथी उसमें देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आपको 1 kg पर बॉडी वेट पर डे आपको देना है टू अचीव नाइट्रोजन बैलेंस, ताकि आपकी बॉडी का नाइट्रोजन बैलेंस जो है वो बना रहे, ठीक है। तो ये तो आपका नॉर्मल केस ही है जो हम जनरली देते ही हैं। इम्पेंडिंग कोमा अगर आपको है, ठीक है, कोमा की प्रॉब्लम अगर आपको है, तो प्रोटीन कितना देना है, 0.4। ये तो सिंपल केस में बहुत ज़्यादा भी आपकी तबीयत इतनी, आपके ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ा है तो आप इतना दोगे। अगर आपका इम्पेंडिंग कोमा है, आप मतलब बहुत सीरियस कंडीशन में हो, कोमा तक पहुंच गए हो आप, ठीक है, तो 0.5 ग्राम पर बॉडी वेट पर डे दोगे। मतलब आपको प्रोटीन फिर थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बॉडी इतना उसको प्रोटीन को डाइजेस्ट या मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी, ठीक है। एल्कोहलिक एन्सेफेलोपैथी और सेप्सिस, इन्फेक्शन, GI ब्लीडिंग और आपका एसाइटिस, इसमें आपको क्या करना होगा, 1.5 किलोग्राम पर kg बॉडी वेट आपको प्रोटीन देना होगा। मतलब इसमें आपको बढ़ाना है, इसमें आपको मेंटेन रखना है, इसमें आपको थोड़ा कम कर देना है, ठीक है। तो ये अलग अलग केसेस हैं अगर आपका लीवर सिरोसिस की अलग अलग कंडीशन है तो प्रोटीन में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपको वही देना है 300 to 400 ग्राम पर डे फॉर इट्स प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, ताकि प्रोटीन अपना काम करता रहे और वो एनर्जी के लिए ना टूटे, ठीक है। तो फैट में क्या है आपका फैट कितना लेना है आपको, कैन बी स्टेटोटोरिया, मतलब फैट जो है थोड़ा कम लेना पड़ेगा, क्यों, पूरा तो हम नहीं हटाएंगे, क्यों, क्योंकि स्टेटोटोरिया वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। स्टेटोटोरिया में क्या होता है, फैट जो है डाइजेस्ट नहीं होता और बॉडी से ऐसे का ऐसे ही निकलने लगता है। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और फैटी इन्फिल्ट्रेशन इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि फैट जो है वो ढंग से डाइजेस्ट और फिल्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है। MCTs है, रिड्यूसिंग माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, फैट का माल एब्जॉर्प्शन जो है उसको घटाने का काम ये करेगा, ठीक है। विटामिन में है हमारा सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन, विटामिन आपको अच्छे से लेने हैं, ठीक है, विटामिन अच्छे से लेने हैं। और अगर आपको हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है, जैसा अभी हमने ये देखा ना, ये वाला केस, ठीक है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, ये ज़्यादा सीरियस केस है, बिल्कुल दिमाग ही घूमने लग गया है इस केस में, ठीक है। तो ये क्या है, आपको इसमें आपको क्या क्या डाइट में मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको प्रोटीन जो है, लो प्रोटीन डाइट, आपको प्रोटीन थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बॉडी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है कि प्रोटीन को मेटाबोलाइज कर पाए, तो थोड़ा प्रोटीन करना है, कम करना है, लेकिन पूरा नहीं हटाना है। और ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स लेने हैं, ठीक है। ब्रांच चेन अमीनो एसिड मतलब थोड़े शॉर्ट फॉर्म में होता है, क्योंकि इनको मेटाबोलाइज करने के लिए लीवर की ज़रूरत नहीं होती है और मसल्स भी मेटाबोलाइज कर सकती है। तो हमें कौन से वाले प्रोटीन लेने हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड वाले प्रोटीन लेने हैं, ठीक है। जैसे ल्यूसीन है, आइसोल्यूसिन है, वेलिन है, ये जो है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स के प्रोटीन है। और ये हमें लीवर में जरूरी नहीं है कि लीवर में ही मेटाबॉलाइज है, ये मसल्स में भी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। फिर है फैट है आपका, फैट जो है आपका रिस्ट्रिक्शन करना है, आपको फैट को थोड़ा कंट्रोल करना है। सब्स्टिट्यूशन विद मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स के थ्रू बाइल सॉल्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए आपको बाइल सॉल्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो लीवर बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है ना, तो हम ऐसे सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे जो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहें और जिनके लिए हमें लीवर की ज़रूरत ना हो, ठीक है। सोडियम आपको कम करना है भाई, 2 ग्राम पर डे ही लेना है। 2 ग्राम मतलब 1 चम्मच का हाफ से भी हाफ, ठीक है। हाफ आपकी जो चम्मच होती है वो 5 ग्राम की होती है, छोटी टीस्पून, ठीक है। तो आप सोच लो उसका भी आधा, तो आपको बहुत ही कम सोडियम लेना है, ना के बराबर, ठीक है। फिर है आपका फैटी लीवर है आपका, अच्छा अब इसके बाद है फैटी लीवर, ठीक है। लीवर सिरोसिस जैसा ही है ये भी, पर इसको हम ये कहाँ आता है, ये अल्कोहलिक फैटी लीवर आपको देखने को मिलेगा। जो लोग अल्कोहल बहुत पीते हैं उनके फैट में प्रॉब्लम, उनके लीवर में प्रॉब्लम आती है, उनका लीवर क्या हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। अल्कोहल आपको एनर्जी देता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी अल्कोहल लिया, शराब पी, तो उससे क्या होगा, वो इतनी, क्योंकि शराब जो है आपको एनर्जी बहुत देती है, बॉडी को भी ब्रेन को भी, तभी तो लोग पगला से जाते हैं शराब पी के, ठीक है। बॉडी यूज दिस एनर्जी फॉर फंक्शन एंड नॉट यूज फैट
ऑफ लीवर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बॉडी सारे काम करने के लिए इसी अल्कोहल को यूज़ कर लेगी, यूज़ फैट फॉर, लेकिन जो हमारे लीवर में फ़ैट जो इकट्ठा है उसको यूज़ नहीं करेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फैट जो है आपके लीवर में डैमेज होता रहेगा, क्योंकि यूटिलाइज नहीं हो रहा ना। मैं रोज़ शराब पी रही हूँ तो मेरी बॉडी सारे काम के लिए वही शराब की एनर्जी जो है वो यूटिलाइज कर रही है, और लीवर में जो फैट इकट्ठा है उसको यूज़ ही नहीं कर पा रही बॉडी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फैट जो है वो डैमेज होता रहेगा, ठीक है। फैट जो है लीवर में डैमेज होता रहेगा, जिसके चलते सेल जो है वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलता है, फैटी लीवर बोलता है, ठीक है। ये भी एक सिरोसिस का ही टाइप है एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सिरोसिस का ही एक टाइप है ये। अब ये जो ये वाला है ये आपके, ठीक है। अब इसमें जो ये वाला एक है ये आपके एग्जाम में आया हुआ है कि हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक बीमारी बढ़ने के लक्षण, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, आपको वॉमिटिंग होगी, छुदा भाव होगा, उल्टी होना शुरू हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। उधर में नरमी और पीले आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जॉन्डिस देखने को मिलेगा। फिर बिलरुबिन बढ़ने लगेगा आपके अंदर, ठीक है, जॉन्डिस का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा। फिर निर्विकाओं में उच्च रक्तचाप जो अभी हमने देखा था, फिर हाई बीपी शुरू हो जाएगा, फिर इसोफेजियल वेरिसिस देखने को मिलेगा, और फिर एडिमा देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी मैंने देखा था। अब इसमें देखो कहाँ कहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं। जो क्वेश्चन आते हैं मैं स्टार लगा के उसको मेंशन कर देती हूँ। जैसे ये है एनोरेक्सिया आया हुआ है इसमें, ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, ये एनोरेक्सिया आया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली ये एनोरेक्सिया आया हुआ है, ये भी है न्यूरोसाइकेट्रिक, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिलती है आपके इंसेफेलोपैथी में, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में, ठीक है। हेपेटिक, इसके अलावा आप देखोगे डाइट्री मैनेजमेंट में ये आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। लीवर सिरोसिस के डाइट्री मैनेजमेंट में मेन क्या है आपका, प्रोटीन बढ़ाना और सोडियम घटाना, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत क्वेश्चन आए होंगे, बट जो मुझे मिलते हैं वो मैं यहीं स्टार बना के मेंशन कर लेती हूँ उनको, ठीक है। चलो आज का समझ में आ गया ना, लीवर वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन खूब बनते हैं, तो तुम अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।